बोलने के लिए ही आया हूँ। सही। देखो मेरे मित्र बंधुओं, वो महान क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, अमर है, केवल रूप बदलती है। और आप जो बैठे हैं ये महान मूर्ति उन्हीं क्रांतिकारियों के अंदर से एक मूर्ति आप भी हैं। आप उसी मूर्ति के अंदर शामिल हैं क्योंकि आप क्रांतिकारी हैं। आप एक दल को लेकर के जो चल रहे हैं, एक ऐसा काम जो एक फौजियों के लिए, जो एक नौजवान के जीवन के लिए जो एक अच्छी मिसाल पैदा करता है, उसको आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। और हम भी आपके साथ यानी कि कदम से कदम मिला करके उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और इसीलिए मैं आपके बीच में पहुंचा हूं क्योंकि सैनिक की जो मर्यादा है वो इतनी उत्तम है। हर व्यक्ति के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के अंदर होता है। ऐसा क्रांति का जुनून होता है कि फौजी बनना उसके दिल में एक जज्बा होता है कि मैं एक दिन सेना की, अपने जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए एक दिन सैनिक बनूं। ये हर व्यक्ति के अंदर एक तरंग होती है, उमंग होती है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने भी कभी सोचा था, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री बन बैठा और बनने के बाद वो तो सैनिक नहीं बना, तो उसने सोचा कि अब जो मैं और जो सैनिक जो बनने की प्रक्रिया थी उसको उसने और आधा काट कर रख दिया, आधा क्या चौथा हिस्सा बना दिया। यानी कि 4 साल की जो अग्निपथ योजना है वो बहुत ही, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही क्योंकि गलत ही गलत दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसके अंदर जनसंख्या का कुछ नियंत्रण है कि भाई इतनी जनसंख्या है, मात्र इतनी है, तो वहाँ हर नागरिक को सैनिक बनाना एक बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो अनेक सैनिकों के लिए अनेक नागरिक तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, लेकिन उन सैनिकों का रिटायर होने के बाद 4 साल के अंदर अगर एक किसी के माथे पर कलंक लग जाए, मैं इसको कलंक बोलूँगा कि 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट का कलंक है वो कभी धुलने वाला नहीं है। उसमें तो शादी विवाह भी होगा तो भी कोई कहेगा अरे किसके साथ शादी हो, एक रिटायर फौजी है उसके साथ। सब अंदाज़ा लगाते हैं भाई 15-17 साल में रिटायर होता है, तो इससे बूढ़ा हो गया यार क्या फ़ायदा है। बिना देखे विचार मन में ऑटोमेटिकली आता है। तो मैं ये कहता हूँ ये तो योजना बिल्कुल गलत है। चलो फिर भी सरकार ने अगर कर दिया है, हमारे जो जर्नल है, तीनों जर्नलों ने जो अपना नियम लागू किया कि भाई नहीं दैट विल बी फाइनल, तो वो लोग तो फाइनल करने के लिए इसलिए क्योंकि उनको किसी राज्य का गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है। और राज्यपाल ये देश के जो नेता MLA MP होते हैं यही बनाते हैं, वो रिकमेंड करते हैं तो वो राज्यपाल हो जाता है। तो उनकी तो लालच ये है कि भाई हम किसी राज्य के राज्यपाल बन जाएंगे अगर हम इस योजना को समर्थन दे देंगे। तो ये समर्थन दिया उन जर्नलों ने, तीनों ने। अभी और भी जर्नल हैं जो रिटायरमेंट लेकर के बैठे हैं, वो बहुत सारे जर्नल मध्य प्रदेश में है, पूरा धरना दे करके वो काम कर रहे हैं। धरना तो वैसे पूरा हरियाणा के अंदर एक सांपला जगह है, एक 4 साल की अग्निपथ योजना के खिलाफ में धरना लगा हुआ है और वो लगातार धरना जारी है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि ये जो क्रांति का बिगुल है जो आप लेकर चले हो इस कारवां को, ये कारवां अगर उस रास्ते से भी गुजरे तो वहाँ पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। मेरा तो इतना ही कहना है। और आप जो कर रहे हैं ये देश के लिए नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, अच्छे काम के लिए आप ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने जो ये कदम उठाया है, भाई रविंद्र फौजी को मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जुनून वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। नेताजी देश के अंदर जो है एक ही नेताजी निकले थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी ये जो नेता हमारे जो बने हुए घूमते हैं ना, हम तो इनको नेता भी नहीं मानते। हमारा नेता है तो केवल एक ही है और वो है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उसने इस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी और गांधी के सामने उसने अपना पॉइंट भी रखा था, लेकिन गांधी ने नहीं माना और उसके न मानने की वजह से हमें आज भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, हमें आज भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। और इन महात्मा गांधी ने, यदि सुभाष की उस समय 1942 में विश्व युद्ध चला हुआ था और विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज प्रताड़ित थे, बिल्कुल हर जगह से उनको धक्के लग रहे थे, लेकिन गांधी ने ये बात को नहीं माना, गांधी ने इस बात को नहीं माना और सुभाष को जो है छोड़ दिया। बोला ठीक है आपने अगर ऐसा ही करना है तो आप अपना अलग कार्य करो।
मैं तो अपने शांति के ही बिगुल बचाऊंगा। तो भाइयों, हमें जो ये जो आज़ादी जो मिली है ना, ये आज़ादी भी आपको पता है कि ये पूर्ण आज़ादी नहीं है, ये अधूरी आज़ादी है। 99 साल के लीज पर है। 2 डोमिनियन स्टेट को पावर ऑफ एग्रीमेंट साइन करके दिए हुए 18-20 संधि है। हमारे पास लिखित प्रमाण पत्र है मेरे पास। इसमें थैले में एक कागज का है, वो दिखाना भाई निकाल करके। मैं लेके आया हूँ इसको, ये देखिए साथ में। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, और हाँ, राष्ट्रपति भवन के अंदर, सुन लो ध्यान से, राष्ट्रपति भवन के अंदर मुख्य रूम में नहीं रहते, गेस्ट रूम में रहते हैं, यानी कि अतिथि गृह में रहते हैं। जो मेन राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मेन जो कमरा है उसमें नहीं है, ठीक है। तो टोटली ये देखिए, और साथ साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर एक स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर विक्टोरिया क्रॉस ऊपर लगा हुआ है और हमारा अशोक चक्र नीचे लग रखा है। ये प्रतीक क्या बताते हैं? यानी कि आज भी हम जो है, आज भी हम आजाद नहीं है पूर्ण रूप से। और अपने वकील साहब बैठे लिखते ना, स्टेट वर्सेस फलाना से, यानी कि हम स्टेट हैं अभी भी, एक डोमिनियन स्टेट। पाकिस्तान और इंडिया 2 डोमिनियन स्टेट जो है वो एक पावर ऑफ एग्रीमेंट के तहत आज़ाद हुए हैं, आज़ाद नहीं है। और आज भी ये बड़ी बड़ी सरकारें बात करते हैं कि हम फलाना धिकड़ा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर इतने ही राष्ट्रवादी हैं तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या ये शहीद का दर्जा देने की औकात है क्या इनकी? आज इनकी औकात है तो दीजिए, हम आपको मर्द के बीच मान जाएंगे। बकवास करते हैं, आने दीजिए मौका। जो दिल्ली के अंदर वो है लुटियन जोन, बताओगे साहब, दिल्ली में लुटियन जोन है, जितने लुटेरे बैठे हैं सारे के सारे, बड़े बड़े 2-2 एकड़ एक में घेर के जमीन, और सारे लुटेरे बैठे वहां पर उसके हकदार कौन? असली हकदार थे जो क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। और यदि कभी मौका मिला फौजी भाइयों को, उन क्रांतिकारियों के परिवारों को उस लुटियन जोन के अंदर हम मौका देंगे, ये गद्दार क्या देंगे? और ये जितने प्रतीक चिन्ह खड़े हैं ना, उखाड़ के फेंक देंगे। हम देखेंगे अंग्रेज क्या करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये तो नापुंसकों की औलाद है, ये बकवास करते हैं, ये गोडसे की औलाद। और ये करता है देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। काय के राष्ट्रवाद? इनके बाप का पता नहीं। 50 साल से आरएसएस के उसमें जो ना झंडा नहीं फहरा देश का, और ये बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम फौजी हैं, हम सारी चीज जानते हैं, हम जड़ खोदेंगे 1 सेकंड में। मोदी साहब, इसलिए विनती है, इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अगर हम अपनी वाली पा गए ना, आपसे रोक के धरी नहीं जाएंगे, बता दिया। आपने देखेंगे अरे करे नथु खेरे, ये फौजियों के साथ पाला पड़ा तुम्हारा। फौजी, और फौजी जब कफन बांध के चलता है पीछे मुड़ के नहीं देखता। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, बच्चों के लिए हम कुर्बानी दे सकते हैं। मोदी साहब बता दिया आपको, बहुत हो चुका। एक सबर सीमा होती है हर चीज़ की। अब जो है हम इसको सहन नहीं करेंगे, ठीक है सब। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, बिल्कुल ये क्लीन है। साहब ने वैसे तो बतला दिया है कि हमारा देश का राष्ट्रपति एक प्रथम नागरिक है, और उस प्रथम नागरिक को भी अगर राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हो कि हमारा देश स्वतंत्र है? आप ये बताइए कि वो अतिथि गृह में क्यों रह रहे हैं? हमें इसी का ही जवाब दे दें। भाई, देश का राष्ट्रपति है, वो अतिथि गृह में क्यों आवास में रह रहे हैं? अब वो जो मेन जो राष्ट्रपति घर है, वो उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। महारानी, अंग्रेज की जो इंग्लैंड की महारानी है, वो आएगी तो वो ताला खुलेगा, तो उसके लिए वो भवन। बताइए। दूसरा, हमारे देश से अगर राष्ट्रपति को इंग्लैंड जाना है तो उसको वीजा लेना पड़ेगा, और अगर वो इंग्लैंड की महारानी हमारे देश में आती है, उसको वीजा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने देश में आ रही है और हम जा रहे हैं। तो बताओ है जी, मालिक हो हमारे देश की, वो मालिक हैं। तो बताओ ये क्यों है ऐसा? इसको, ये मैं कहता हूँ, इसको पूरा ओपन करना चाहिए। भारत की प्रत्येक जनता को मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि भाई इस प्रकार से है। हमें अभी 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के नाम से भी दुनिया को, पूरे भारत के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को ये चीज़ खोल देनी चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को ये पता चल जाए। कल को अगर इंग्लैंड के महारानी या इंग्लैंड वाले आकर के कहते नहीं हमारी सत्ता है भाई, आप छोड़ो, आप जाइए हमारी तरफ से कहीं भी जाए,
तो देश का एक नागरिक इतना क्रांतिकारी रूप लेकर के खड़ा हो जाए कि वो उस महारानी को ये जगह देनी नहीं चाहिए। हमारा तो कहने का मतलब ये है। इसलिए सब देश के पूरे नागरिकों को मालूम होगा तो वो अपने अंदर एक जुनून पैदा करेगा और उसका मुकाबला करने के लिए उसके अंतरात्मा में एक जिस मसाल जाग जाएगी। जिस देश की पब्लिक 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर डिपेंड रहती हो सरकार के ऊपर, और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस देश के राजा को डूब के मत जाना चाहिए। अमृत महोत्सव किस मुंह से मनाता है, किस दिल से मनाता है? जिस देश की जनता बेचारी भुखमरी की कगार पर हो, और ये जो है इनको अमृत महोत्सव का ढकोसला आ रहा है, ये ढकोसला कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना पड़ेगा भाई दोस्तों। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। ये अमृत महोत्सव तुम्हारे घर में तो दिवाली ही दिवाली, और जो बेचारे गरीब हैं उनके घर में 2 वक्त का निवाला नहीं है, और ये बकवास करते हैं। ऐसे लोगों को भाई मन में छाती में आग लगा लो। इन गद्दारों को ठोकना है, सीधी सी बात करें, ठीक है? वक्त बताएगा ऐसे लोगों को। ये देश में नेताओं को पिक्चरों में सीन देखा हो ना, एक नेता धोती उठा के आगे भाग रहा होता है, जनता जूता चप्पल लेके पीछे। वो हाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप मेरे। इस देश के गद्दार नेताओं के साथ जनता पीछे होगी, नेता आगे होगा, और मुझे यकीन कौन करवाएगा? हम करवाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें पैदा कर दिया। इन गद्दारों, तुम्हारे बाप आ चुके हैं, तुम्हारे पीछे अगर जनता को पूरे हिंदुस्तान को नहीं दौड़ा दिया तो धिक्कार हमारा फौजी कहलाना। वक्त बताएगा। बहुत हो चुका, तुमने देश को बर्बाद कर दी। हमारे देश की